हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th की बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। पूरा हिंदी में भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, साथ साथ इंग्लिश को भी देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पोषण चैप्टर में पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं, खाना कैसे पचता है, ये लंबा सा प्रोसेस जो होता था, खाना लास्ट में पचा के ग्लूकोज बनाया था और बाकी जो अपचा भोजन था बड़ी आंत में पहुंचा दिया था। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने जब श्वसन चैप्टर पढ़ा, श्वसन चैप्टर में यानी रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि जितना भी ऑक्सीजन लेना था ले लिए थे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे थे, ठीक है ना। इस दौरान क्या देख रहे थे कि जो लेने वाला पदार्थ था वो तो हम ले रहे थे, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल था उसके बारे में नहीं पढ़ रहे थे। वो जो अपचा भोजन काइल जिसको कहते थे, बड़ी आंत में जमा हो गया था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था बस बोल दिए थे बाहर निकल जाता है। या फिर हम लोगों के फेस पे जो पसीना आता है, फिर ये नमकीन सा पसीना कहाँ से आता है, फिर जो हम टॉयलेट करते हैं ये कैसे बनता है, या फिर हमारे मुंह से जो बलगम आता है सर्दी वर्दी में जो वगैरह, ये सब क्या होता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं अपने प्यारे से चैप्टर में। दोस्तों उत्सर्जन चैप्टर में बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपके जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्सर्जन चैप्टर से हम लोगों के 10th में एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होता है, नेफ्रॉन का क्वेश्चन फिक्स रहता है। नेफ्रॉन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत मजेदार सा चैप्टर है दोस्तों, क्या बताएं इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोगों को शुरू से पढ़ना है कि उत्सर्जन क्या होता है, फिर पादप में कैसे उत्सर्जन होता है, फिर जंतु में कैसे उत्सर्जन होता है, फिर हम लोगों में जो वृक्क होता है उसका क्या काम होता है, जहर खाने के बाद हम मरते कैसे हैं, बचते कब हैं, हमारे बॉडी में टॉयलेट क्यों बनता है, टॉयलेट नहीं जाने से लोग कहते हैं मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, हाँ, और वो जो किडनी बेच देता है फोन के लिए, सर वो कैसे बेच सकता है, मरता क्यों नहीं किडनी बेचने से। इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा स्वागत है आपका आपके प्यारे वीडियो में। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्सर्जन। बहुत चीज़ हमने आप लोगों के लिए लिख के रखा है, ये सारा का सारा आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत जगह काम आने वाला है। इसमें मैं साथ साथ बताते भी चलूँगा, इसीलिए यहाँ पे जगह खाली छोड़ के रखा है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्सर्जन से। उत्सर्जन होता क्या है तो याद रखिएगा, पोषण चैप्टर में जो हम लोगों ने खाना खा के पचा के रखा था, बचा हुआ खाना, वो जो अपचा खाना बड़ी आंत में जमा हो गया था, याद होगा आपको, वो तो छूट गया था। फिर दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने जब श्वसन किया था, श्वसन क्रिया के दौरान हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, एटीपी ऊर्जा निकला था और साथ में जल आया था। उस जल का भी कुछ नहीं हो पाया था, वो वहीं रह गया था। जी सर, हाँ याद है। तीसरा बात करते, थोड़ा सा आगे आते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलते थे सिर्फ निकल जाता, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखे थे। उन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि पैर पौधे में जो जैसे हम लोगों में एक्स्ट्रा खाना आता है तो सुबह सुबह हम लोग निकाल देते हैं या टॉयलेट करके हम लोग निकाल देते हैं, पैर पौधा कैसे क्या करता होगा। इन्हीं सब चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन भी एक तरह से जिस तरह श्वसन और पोषण एक प्रक्रिया था, उसी तरह से ये भी एक जैव प्रक्रिया है, यानी जीवधारियों का एक प्रक्रिया है, जिसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने शरीर से अनावश्यक पदार्थ जो भी होता है ना, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या बोलेंगे, जीवधारियों के द्वारा शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है ना। क्या बोले फिर से सुनिएगा, हम लोगों के द्वारा जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, जो भी बेकार सा बिना पचा हुआ भोजन है या फिर अतिरिक्त जल है, इन सभी अनावश्यक पदार्थों को जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है, शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। उत्सर्जन तो हम लोगों ने देख लिया। फिर उत्सर्जी पदार्थ सर क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ के साथ उत्सर्जी अंग भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अंग को भी ऐड कर लेते हैं। उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, तो जिन अंग से होकर उत्सर्जन क्रिया होता है वैसे अंग को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसे क्या, जैसे आप लोग देखिएगा, जब बहुत ज़्यादा हमें ही देखते होंगे वीडियो बनाते बनाते बहुत लंबा हो जाता है तो पसीना आने लगता है, या फिर आप जब दौड़ते हैं तो आप देखिए बॉडी से पसीना निकलने लगता है। तो पसीना कहाँ से निकला, आपके स्किन से, तो स्किन उत्सर्जी अंग हो गया। उसी तरह से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो किस चीज़ से छोड़ते हैं, सर नाक से। गलत फहमी है, नाक तो एक रास्ता है उसके आने का। हम लोग फेफड़े से ना श्वसन करते भी हैं, श्वसन को छोड़ते भी हैं, मतलब निःश्वसन भी फेफड़े से ही करते हैं। तो हमारा जो उत्सर्जी अंग में, ये तो तुम्हारा त्वचा आ गया, फिर फेफड़ा आ गया, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर थू जो करते हैं ना, बलगम जो आ जाता है सर्दी वर्दी के टाइम में, या फिर श्लेष्मा वगैरह जो आता है ना, वो भी हम लोग फेफड़ा की मदद से निकालते हैं, ठीक है ना। श्लेष्मा को तो नहीं बोला, जब बलगम को फेफड़ा की मदद से निकालते हैं। फिर अगला सर, अगला क्या बताइए, तो यदि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन खा लिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो अमोनिया भी हमारे साथ स्टोर हो गया प्रोटीन के विघटन से, ठीक है ना। अब अमोनिया जो है, अमोनिया को तो शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा।
अब अमोनिया को कैसे शरीर से बाहर निकालेंगे, उसके लिए हमारा ये यकृत काम करता है, अमोनिया को थोड़ा सा कम प्रभाव में बदल देता है। फिर हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल में टॉयलेट सब बच गया, ये कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमारा किडनी है, यानी हमारा वृक्क है। तो इन सब चीज़ों को उत्सर्जी अंग कहेंगे। वैसे अंग जिससे उत्सर्जन होता है या फिर उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वैसे अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। और वैसे पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं, उन पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन, फेफड़ा उत्सर्जी अंग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पादप और जंतु में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पादप से। पादप छोटा सा होता है, अभी तक सब में पादप को ही आगे रखें, तो यहाँ भी पादप को ही आगे रखेंगे। पादप में उत्सर्जन देखिए, पादप में जो उत्सर्जन होता है ना, वो देखिए पादप में एक्स्ट्रा क्या आता है, जल आता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल का उत्सर्जन हो जाता है, जो हम लोगों ने पिछले ही क्लास में देख लिया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या था, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे क्या देखना है कि वाष्पोत्सर्जन तो जो होना था वो हो गया, अब बचा क्या है। वाष्पोत्सर्जन के बाद भी तो कुछ पदार्थ होता है। सर देखते हैं कभी कभी ना पैर से इतना इतना काला काला सा लिक्विड बहते रहता है, या फिर सर गोंद वगैरह निकलते रहता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, या पैर पे छाल जमा हो जाता है। ये सब सर क्या है, तो जैसे कि हम लोगों के सब देखो, तुम लोगों को नेटा आता है, क्या करता है, नोजी आता है, निकाल देता है। पैर पौधा कहेगा कैसे निकाले, बेचारा हाथ लेगा टहनी से इतना निकाल के फेंकेगा, ऐसा तो करता नहीं है। फिर पैर पौधा कैसे निकालता, वो जो उसमें गोंद देखते हैं ना, लट्ठा सा, बहुत लोग तो कुछ लट्ठा को खाता भी है, कुछ पेड़ पौधे के लट्ठा को खाया भी जाता है। वो जो गोंद होता है, उस गोंद को ही हम लोग कहते हैं पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ, यानी उसका नाम, समझ रहे हैं, इसीलिए छूना मत उसको। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खा सकते हैं। अब देखो जगह जगह की बात है ना, मक्खी खाने पे बैठ जाएगी तो आप खाना नहीं खाओगे, मधुमक्खी पॉटी करके देगी तब भी आप खाओगे, है ना। शहद कहाँ से आता है, हैं, समझ रहे होगे। तो यही बात है। तो पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। जितना भी आप मूर्ति वगैरह देख रहे हैं ना आजकल का, वो जो स्टैच्यू वगैरह आ रहा है, वहाँ हैवी सा ही लगता होगा, वो रेजिन का ही बना हुआ होता है। अभी बताते हैं रेजिन क्या होता है, ठीक है। तो उस अब पादप में उत्सर्जी पदार्थ में देखते हैं पेड़ पौधे में क्या क्या होता है। पेड़ पौधे में एक तो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा जल होता है जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा निकल जाता है, बाकी बचता है ये सब पदार्थ, यानी गोंद, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स। बोले सर ये सब क्या है, हम लोगों ने तो बस गोंद का नाम सुना था, अभी सबका नाम सुन जाएंगे। चलिए देखते हैं। इधर मैंने लिख रखा है कुछ वैसे पादप जिनसे उत्सर्जन होता है, या आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने वो पदार्थ लिख रखा है जो पेड़ पौधे से उत्सर्जन होता है। जैसे पहला है बबूल। बबूल का पैर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। बबूल के पैर का उत्सर्जी पदार्थ गोंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोंद किसका उत्सर्जी पदार्थ है, तो गोंद है ना बबूल का उत्सर्जी पदार्थ है। अगला आता है चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ वो पत्ता, छोटा छोटा सा पत्ता होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है चीड़। तो चीड़ से ना रेजिन नाम का पदार्थ निकलता है। और गोंद और रेजिन जो होता है, पेड़ पौधे में जो पुराने जाइलम होते हैं, जो बहुत ही पुराने हो गए होते हैं, उसी पुराने जाइलम में ये गोंद और रेजिन जमा होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि गोंद और रेजिन पेड़ पौधे के किस भाग में संचित रहता है, अर्थात जमा रहता है। तो याद रखिएगा, गोंद और रेजिन जो होता है पेड़ पौधे के पुराने जाइलम में स्टोरेज रहता है, यानी संग्रहित रहता है। चीड़ से क्या निकलेगा, रेजिन, और बबूल से निकलेगा गोंद। तीसरा आता है चाय। चाय के पत्ती में देखिएगा आप, चाय की खेती को तो आप लोग नहीं देखे होंगे, या असम वसम का कोई होगा स्टूडेंट, बंगाल सबका, तो उन लोगों ने देखा होगा, है ना। चाय के पत्ते के देखिए, पत्ती के बगल से ना काला काला सा कुछ लिक्विड सा निकलते रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेनिन कहते हैं। तो टेनिन मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है, चाय के पौधों से निकलता है। अब याद करने का भी ट्रिक बताते हैं। अगला है कनेर हो, पीपल हो, बरगद हो, इसमें कनेर वाला पूछा गया। इससे लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स मतलब होता है वो जो दूध होता है ना, पेड़ पौधे के पत्तियों को तोड़ते हैं या ठल्ली को तोड़ते हैं तो दूध आता है ना जी, तो वो जो दूध होता है ना, उसको दूध में लेटेक्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए, कनेर का पत्ती तोड़ते होंगे उससे भी दूध आता होगा, पीपल का पत्ती तोड़ते होंगे उससे भी दूध आता होगा, बरगद का पत्ती तोड़ते होंगे उससे भी दूध आता होगा। दूध जितना भी होता है ना, वो लेटेक्स के नाम से जाना जाता है, और वो भी उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना। दूध भी उत्सर्जी पदार्थ। अब याद कैसे रखेंगे, बबूल से तो गोंद निकल जाएगा, आपके गांव का है ये तो आपको पता ही होगा। आता है चीड़ का बारी। देखिए, रेजर से ना चीड़ दो, रेजर, इरेजर समझते हैं ना, रेजर समझ रहे होंगे। रेजर से ना क्या कर दो, चीड़ दो, ठीक है, घाव हो जाएगा। रेजर से चीड़ दो। चाय तनी को पियो, चाय तनी को पियो। तीसरा होता है कनेर, पीपल, लेटेक्स। दूध को तो लेटेक्स कहते हैं, ये तो आपको याद रह जाए, दूध को लेटेक्स कहते हैं। आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ध्यान से सुन लीजिए, पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ, ये किधर गया, लेटेक्स है।
तो लेटेक्स में आपको कनेर, पीपल, बरगद, दूध वाला कोई दिखेगा तो बता दीजिएगा। एक होता है कि किसका उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है, तो वो चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है। अगला होता है कि ये गोंद और रेजिन जो होता है पौधे में कहाँ संचित रहता है, तो जाइलम में संचित रहता है। और ये सब तो बहते रहता है, लेटेक्स तो पत्तियों में रहता है, टेनिन तो लिक्विड के रूप में निकलते रहता है, गोंद भी लिक्विड की तरह ही बाहर निकलते रहता है, रेजिन का भी वही हाल है। कुछ वैसे भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं पेड़ पौधे में जो इन लिक्विड के माध्यम से ना निकल के डायरेक्ट पेड़ पौधे का छाल जो देखते हैं ना, वो कठोर कठोर सा हो जाता है, मृत सेल, डेड सेल। डेड सेल में भी ना रिक्तिका जो होता है ना, वो कचरा को संगठित करते करते धीरे धीरे बेचारा बाहर विस्थापित होते चला जाता है। वो जो छाल बना होता है ना, कड़ा कड़ा सा, वो भी एक तरह से पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ ही हुआ। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड के लिए बस इतना ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए इसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये हो गया पेड़ पौधे में ख़त्म उत्सर्जन। आपको बोलेगा पेड़ पौधे में उत्सर्जन प्रक्रिया को समझाएं, तो आप बताइएगा पेड़ पौधे में उत्सर्जन मुख्य रूप से कुछ पदार्थों के द्वारा एवं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे में अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में त्याग हो जाता है, जबकि लेटेक्स, गोंद, रेजिन, टेनिन जैसे पदार्थों का उत्सर्जन जाइलम के माध्यम से होता है, या फिर गोंद के रूप में, या फिर एक रिसाव के माध्यम से हमेशा होते रहता है। कुछ उत्सर्जी पेड़ पौधे एवं पदार्थ निम्नलिखित हैं, तो दे दीजिएगा बबूल से गोंद निकलता है, चीड़ से रेजिन निकलता है, आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना पेड़ पौधे का सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोगों को अपने बारे में पढ़ना है, जंतुओं के बारे में, इसमें सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है। और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होता है कि नेफ्रॉन के कार्य को बताएं, है ना, वृक्क नलिकाओं के कार्य को लिखें, या वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाएं और उसके बारे में समझाएं। नेफ्रॉन का क्वेश्चन हमेशा VVI रहता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सर पेड़ पौधों में हम लोगों ने देखा कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो कुछ पदार्थों को निकालते हैं, क्या हम लोगों में भी ऐसा होता है? तो हम लोगों में भी 5 मुख्य रूप से वैसे उत्सर्जी अंग होते हैं जिनसे उत्सर्जन होते रहता है हम लोगों की बॉडी में। वैसे होता तो और है, लेकिन मुख्य 5 होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। वो है मुख्य रूप से वृक्क और थोड़ा सा यकृत के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं। सबसे पहला उत्सर्जी अंग आपका फेफड़ा है। फेफड़ा से सर किस चीज़ का उत्सर्जन होता है? फेफड़ा से याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, या बलगम हो गया, या फिर वाष्प निकलते रहता है, वेपर भी आपके मुंह से निकलता है। ठंड के टाइम में करते हैं, यहाँ बन जाता है ना एक धुआं सा, वो कहाँ से आता है? वो हमारे बॉडी से वाष्प निकलता है, उसका भी निकलना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, बलगम और वाष्प ये कहाँ से निकलता है? हमारे फेफड़े से निकलता है। आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शरीर के किस अंग के द्वारा होता है, तो वो याद रखिएगा फेफड़े के द्वारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। चलिए अगला दूसरा अंग होता है त्वचा। त्वचा से आप क्या देखते रहते हैं? पसीना निकलते रहता है। तो त्वचा से पसीना निकलता है, पसीना को चाट के देखिएगा नमकीन लगता है। सर कैसे चाटेंगे? अब बहुत बच्चा में तो बचपन में तो चाटबे ना किए होंगे ना कभी जी, नमकीन होता है, आपको तो पता ही होगा, मानते हैं ना जी। तो एक्स्ट्रा लवण जो होता है ना हमारे बॉडी का, जो ऊपर वाले पार्ट का लवण होता है वो पसीना से निकल जाता है। अब बॉडी का इंटरनल जो भी होता है हमारा लवण, वो निकल जाता है यूरिया, मतलब कि हमारे टॉयलेट के माध्यम से। उसको बाद में बहुत डिटेल में देखते हैं, फिलहाल यहाँ समझिए। तो त्वचा से क्या निकला? पसीना, पसीना में साथ ही साथ लवण है। और त्वचा से क्या निकलता है? आप देखते होंगे जब आप प्यूबर्टी एज में होते हैं, अगला चैप्टर में, जनन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, किशोरावस्था को जब पार कर रहे होते हैं तो उस समय के बाद देखिए फेस पे ना ऑयल सा आ जाता है। आप देखिए बचपन में आप थे तो जगते थे तो फेस पे ऑयल नहीं आता था, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना फेस पे ऑयल आ जाता है मॉर्निंग में, है ना। वो ऑयल कहाँ से आता है? वो हमारे एक उत्सर्जी पदार्थ है, उसको सीवन के नाम से जाना जाता है। वो जो तेल होता है ना उसको सीवन के नाम से जाना जाता है, शायद, हाँ ऐसा ही नाम होता है कुछ, सीवन के नाम से इस तेल को जाना जाता है। तो हमारे बॉडी का ही ये एक्सक्रीटरी पार्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, इसको बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ को, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया त्वचा से निकलने वाला पदार्थ। त्वचा से क्या क्या निकल रहा है? पसीना निकल रहा है और तेल निकल रहा है। पसीना में ही लवण भी निकलता है। सर हम तो नहीं मानते। आप देखिएगा, आप बर्तन में पानी घोल लीजिए, उसमें नमक डाल के, और उसको फिर जाके गर्म कर दीजिए, पूरा का पूरा आपका जो कढ़ाई होगा या जिस बर्तन में भी करिए वाइट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पानी में घुला हुआ नमक सूखेगा वो उजला हो जाएगा। आप ब्लैक कपड़ा पहनते होंगे, जब ज़्यादा पसीना आ जाता होगा, या ब्लू कपड़ा में ही ज़्यादा पसीना आ जाता होगा तो वाइट सा वो डिज़ाइन बन जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो लवण है, वो लवण दिखाई देता है, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अगला आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में पहले ही पता होगा हम लोगों ने जो भोजन को स्टोर करके रखा था पोषण वाले चैप्टर में, अनावश्यक अपचा भोजन जिसका कोई ज़रूरी नहीं था, छोटी आंत से पार करते करते बड़ी आंत में चला गया था, वो होता है, उसको हम लोग अपचा भोजन कहते हैं, जिसका उत्सर्जी अंग क्या है? बड़ी आंत है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पसीना होता है या फिर लवण होता है, उसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? त्वचा से। लवण का उत्सर्जन यहाँ पे देखिए वृक्क से भी होता है, अभी समझाते हैं। अगला है यकृत।
यकृत यानी लीवर, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये आपके अमोनिया को कम करता है, मतलब अमोनिया आपके बॉडी में बन जाता है। अमोनिया आप खाते तो नहीं है लेकिन अंदर में जाके बन जाता है। जैसे कि आप प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन ही टूट के आगे चल के, यानी अतिरिक्त प्रोटीन जो होता है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं अतिरिक्त प्रोटीन। अतिरिक्त प्रोटीन जो होता है ना, उसका भी उत्सर्जन करने में ये यकृत ही काम में आता है। ये अतिरिक्त प्रोटीन जब टूटता है ना, अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया से क्या होता है, अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है जो हमारे बॉडी में रहेगा ना, हमको बहुत परेशान करेगा। तो ये जो वृक्क होता है, ये सॉरी यकृत जो होता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यकृत जो होता है, यकृत क्या करता है, उस अमोनिया को ना छोटे छोटे यूरिया में तोड़ देता है, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा प्रोटीन जो होता है उसको यूरिक एसिड में तोड़ देता है, जिसके बाद हम लोगों को फ़ायदा हो जाता है। अमोनिया थोड़ा सा जहरीला ज़्यादा है, वो हमारे बॉडी में रहेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा क्या कहते हैं यूरिया है, यूरिया ज़्यादा जहरीला नहीं होता है। वो यूरिया चला आता है बाद में वृक्क के पास, यानी हमारे किडनी के पास। और किडनी तो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। किडनी क्या करेगा, हमारे जितने भी हमारे पास ब्लड है उस सभी ब्लड को वहाँ पे फ़िल्टर किया जाएगा। जितना भी यूरिया या वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकाल दिया जाएगा टॉयलेट के माध्यम से, और बढ़िया वाला जो खून होगा वापसी हमारे बॉडी को भेज दिया जाएगा। यानी वृक्क से हमारा क्या क्या उत्सर्जन होता है, मुख्य रूप से पेशाब का उत्सर्जन होता है। पेशाब यानी टॉयलेट का उत्सर्जन होता है। टॉयलेट में क्या क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, जल होता है और लवण होता है। आपको इसमें से बहुत सारा चीज़ हो गया सर, लेकिन याद कैसे रहेगा, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में हम निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है, तो आपको ज़्यादातर ऑप्शन में वृक्क दिखेगा। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन आता है, अमोनिया का उत्सर्जन बॉडी के किस पार्ट से होता है, तो अमोनिया का उत्सर्जन यकृत के द्वारा किया जाता है, यानी लीवर के द्वारा किया जाता है। अभी जब पिक्चर बना के समझाएंगे आपको याद हो जाएगा उसी समय। अपचा भोजन, जिसको हम लोग काइल के नाम से शायद जानते हैं, वो होता है बड़ी आंत के द्वारा उसका उत्सर्जन। पसीना और तेल का उत्सर्जन त्वचा से, और कार्बन डाइऑक्साइड बलगम वाष्प का उत्सर्जन हमारे फेफड़ा से होता है। इतना का इतना आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को इस चैप्टर में मुख्य रूप से इन दोनों को पढ़ना है, और पूरे चैप्टर में बस इसके बारे में खास करके दिया हुआ है, तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और आज इन दोनों के बारे में कंप्लीट पढ़ के ही छोड़ेंगे। मतलब ये वीडियो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही वीडियो में चाहे तो बना लें, लेकिन लगभग 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा। 2 ही पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम कर दो, आप वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो लाइक नहीं करते, इतना इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग कि यकृत का उत्सर्जन में क्या भूमिका है, यानी हमारा जो ये लीवर होता है इसका हमारे एक्सक्रीशन में क्या भूमिका है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। यकृत को लीवर कहा जाता है। आपको कभी कभी लीवर के ही लोहर्षिका और लीवर लिख के या दीर्घिकार जो भी हो, लीवर लिख के ही आपको देता है, तो आप टेंशन नहीं लेना। यकृत लीवर एक ही चीज़ होता है। सबसे पहले तो याद रखिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा यकृत, यानी लीवर है हमारे। इसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलो का वजन का होता है ये। और यकृत एक ऐसा पार्ट है बॉडी में जिसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो होता है ना, जिस छिपकली में गुण होता है ना कि अपने अंगों का दोबारा विकास कर पाना, हमारे शरीर में इकलौता यही अंग है जो खुद का विकास फिर से कर लेता है। यानी आप यकृत में चक्कू मार के भी निकाल लीजिएगा, छोटा मोटा कट जो लगता है यकृत में, वो ऑटोमेटिक कुछ दिन में उसको भर लेता है ना। इसीलिए यकृत को ना बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे बॉडी में, और ये है भी इम्पोर्टेंट। ये भोला बाबा है एक तरह से, हम लोगों का सारा विष बेचारा पी जाता है। जितना भी आप लोग जहर खाते हैं ना, सारे जहर का निष्कासन यही बेचारा उपाय यही करता है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्यारे से यकृत के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने इसका फ़ोटो तो देखा ही होगा पिछले चैप्टर में, समोसा के आकार का इसका फ़ोटो होता है, इस टाइप का। गलत बना दिया, चलिए आप काम चला लीजिए। इस टाइप का यकृत होता था, यहीं पे आपका पित्ताशय जुड़ा हुआ रहता था, याद करिए। ये यकृत होता है, त्रिभुजाकार संरचना होता है इसका। हम जितना भी नाइट्रोजनी पदार्थ खाते हैं, सर नाइट्रोजनी पदार्थ क्या क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ, उसमें हमारा क्या क्या आता था, एमिनो एसिड आता था, एमिनो अम्ल, साथ ही में प्रोटीन आता था। तो ये सब चीज़ जो है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन तो हमारे लिए ज़रूरी है, एमिनो अम्ल भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब ये विखंडित होता है, ये हमारे पाचन प्रक्रिया के दौरान जब टूट जाता है, तो यही बदल जाता है एमिनो एसिड, और ये जो प्रोटीन है ये लोग बदल जाता है यूरिया में, यूरिक एसिड में। और सबसे बड़ा जो बात होता है, ये जो एमिनो एसिड होता है ये अमोनिया में बदल जाता है।
अमोनिया में, NH3 में। अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ है, ये बहुत खतरनाक है, जहरीला है, विषैला है। अब यदि ये आपके बॉडी में रहेगा तो आपकी मृत्यु तय है। इसको बॉडी से निकालना बहुत ही आवश्यक है। अब बॉडी से निकालें कैसे? तो बेचारा ये यकृत अपने जान पे खेल के इसको अपने में समाहित कर लेता है और इसको क्या करता है, इस अमोनिया को तोड़ता है। इस अमोनिया को तोड़ करके बना देता है यूरिया, और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है इसको तोड़ के बना देता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। अब ये दोनों जो होता है ना, अपेक्षाकृत कम जहरीला होता है। किसके? अमोनिया के। अमोनिया यदि खाने के तुरंत बाद मर जाइएगा तो यूरिया खाने के बाद जल्दी मृत्यु नहीं होता है। इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, मरते नहीं हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये बेचारा यकृत का काम था कि इस अमोनिया का उपाय लगाना। यकृत अमोनिया का उपाय लगा भी देता है, लेकिन कमीनापंती ये यूरिया करता है। जैसे ही अमोनिया यूरिया में बदला, बोलता है बेटा कोई बात नहीं, यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं ना, NH2CO NH2, है ना, ये याद रखिएगा। ये यूरिया का तो जैसे ही यूरिया बदला, हमारा अमोनिया बदला यूरिया में, यूरिया कहता अच्छा बेटा तुम हमको बदल देगा, अमोनिया थे हमको यूरिया बना देगा, रुको तुम 2-3 घंटा में फिर से ये अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया बहुत ही बदबूदार पदार्थ होता है। हमारे जो टॉयलेट में बदबू आता है इसी अमोनिया की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग टॉयलेट कर देते हैं तो 1-2-3 घंटे के बाद वो क्या होता है, वापसी वो जो यूरिया होता है ना हमारे टॉयलेट में, यूरिया वापसी अमोनिया में बदल जाता है और वो बदबू देने लगता है। और वो जो देखते होंगे खास करके रेलवे स्टेशन वगैरह का वो जो टॉयलेट वाला बना होता है, एकदम पीला हो जाता है, अजीब सा बदबू देने लगता है। इस अमोनिया के ही वजह से बदबू देता है। ये जहरीला पदार्थ है। इसको ये जो हमारा लीवर था, ये किस चीज़ का काम किया, इस अमोनिया को बदला यूरिया में और एक्स्ट्रा प्रोटीन को बदल दिया यूरिक एसिड में, और इसका प्रभाव हमारे बॉडी में अब घट गया। जितना भी जहर हम लोग खा लेते हैं, गलती से बच्चा लोग क्या होता है, कभी जहर खा लेते हैं या फिर कोई ऐसा दवाई खा लेते हैं जो हमारे बॉडी के औकात से बाहर है, तो उन सब चीज़ जहरों का भी उपाय ये बेचारा यकृत ही करता है, यानी ये लीवर ही करता है। आप जो शराब पीते हैं डायरेक्ट आपके लीवर को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है ना। आप तो नहीं आप पीते होंगे जी, तुरंत अपने पे लेते हैं, हाँ सर हम पीते हैं, ऐसा नहीं होता हम लोग। अबे वैसे बिहार में तो बंद है ना, ठीक है ना। सर कैसा बंद है, बोलिए ना, कितना चाहिए, भिजवा दें। एक लड़का मैसेज करता है, सर कितना चाहिए था, कौन सा वीडियो में तो बोले थे, है ना। यहाँ देखो, इस वीडियो का बहुत डिमांड था। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो अमोनिया है, अमोनिया बदला हमारा किस में, यूरिया में, प्रोटीन बदला यूरिक अम्ल में। अब इन दोनों को तो बॉडी से निकालना है। इन दोनों को निकालने के लिए जिम्मेवारी ले रखा है हमारा किडनी, यानी वृक्क, किडनी। ये हमारा इस चीज़ का उपाय ले रखा है कि चलो भैया तुम इतना काम कर दिया ना, बाकी हमरे पे छोड़ दो। इसको तो हम देखो ससुरा कैसे निकालते हैं शरीर से लतिया के बाहर। लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसेस है निकालना, इतना आसान नहीं है। अभी इन सभी प्रोसेस को देखते हैं बहुत ही प्यार से, मक्खन की तरह। अब देखिए, पहले तो आपको उत्सर्जन में वृक्क का, ये यकृत का यदि भूमिका दे दे तो आपको कैसे लिखना, तो बताना है यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थों का खास करके उत्सर्जन में सहायक होता है। हमारे दौरान कि हम पोषण प्रक्रिया के दौरान या फिर हम जब भोजन में किसी नाइट्रोजनी पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो वो नाइट्रोजनी पदार्थ आगे चल के क्या कहते हैं, ये नाइट्रोजनी पदार्थ एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन के रूप में होता है, जो आगे चल के विघटित होकर के अमोनिया एवं यूरिक अम्ल में बदल जाता है। इस चीज़ का हमारे शरीर पे बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है जो बॉडी में रहने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए अमोनिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए यकृत मुख्य रूप से क्या करता है, अपना भूमिका निभाता है। यकृत इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है तथा प्रोटीन को यूरिक अम्ल में बदल देता है, जो कि अमोनिया से कम जहरीला होता है और हमारे बॉडी को, हमारे सेल को डेड होने से, नष्ट होने से बचा लेता है। तो इस प्रकार से यकृत हमारे बॉडी में उत्सर्जन में भूमिका निभाता है। इतना आपको बता देना। इसमें ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा पूछा जाएगा, तो यकृत किस चीज़ का उत्सर्जन करता है, तो यकृत हमारा एमिनो अम्ल का कह दे, अमोनिया का कह दे, यूरिक अम्ल का कह दे। हालांकि यूरिक अम्ल और यूरिया का उत्सर्जन मुख्य रूप से लिवर करेगा। तो आपको इतने में सिमट के रह जाना है। आपको बोला जा सकता है हम लोगों के दौरान जो भोजन किया जाता है उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ कौन कौन सा है, नाइट्रोजनी पदार्थ में आप एमिनो अम्ल और प्रोटीन के बारे में बताना है आपको, ठीक है। और ये खास करके ये जो यूरिक अम्ल से होता है ना उत्सर्जन, चिड़िया लोग होता है ना, चिड़िया हो गया या फिर क्या कहते हैं रेप्टिलिया, सांप वगैरह हो गया, रेंगने वाला जीव जो हो गया, उसका मुख्य रूप से यूरिक अम्ल किसी द्वारा उत्सर्जन होता है। उसमें यूरिया वगैरह नहीं बनता। यूरिक अम्ल यूरिया से थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है। अब आप जानते होंगे पेंगुइन जो होता है उसका पॉटी बहुत खतरनाक होता है ना। उसके पॉटी में भी यूरिक अम्ल का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक एवीज ही प्रजाति में आता है, हालांकि वो चिड़िया है नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि
एवीज, एवीज मतलब पक्षी होता है, अपने पिछले 9th में पढ़ा होगा। एवीज में और रेप्टिलिया जिसको हम लोग सरीसृप कहते हैं, सरीसृप में किस पदार्थों का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा उसमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। और जितना भी वर्टिब्रेटा का होता है ना, वर्टिब्रेटा यानी बड़ा सा संघ जो हम लोगों का मेन मुख्य संघ है, उसका जो जीव होता है वो वृक्क के द्वारा उत्सर्जन करता है, उसमें यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। अभी वहाँ पे बताते हैं तो उसको और क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप एवीज यानी चिड़िया, सरीसृप यानी रेप्टिलिया, रेंगने वाला जीव, रेंगने वाला जीव और उड़ने वाला जीवों में जो उत्सर्जन होता है ये यूरिक अम्ल के यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। इसीलिए देखिए कबूतर सबका जो वो जो होता है ना हंडी, बहुत ज़्यादा बदबू देता है, इसी सब के, मुर्गा का जो फॉर्म होता है ये इसी सब वजह से ज़्यादा बदबू देता है, क्योंकि वो लोग एवीज में प्रजाति में आता है। तो ये था आपका यकृत के बारे में। क्या आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ यकृत के बारे में, है ना? यकृत का सर पिक्चर देखना कहाँ होता है, तो ये हमारा बॉडी है प्यारा सा, इस बॉडी में ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा यकृत है। और ये प्यारा सा बॉडी का पार्ट जो है कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। यकृत के निचला वाला भाग में जो कुछ सेल पाया जाता है वो हीट का भी निर्माण करता है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना? तो ये था हमारा यकृत। खत्म हो गया, समझ में आया? सच में ना, देखना बेईमानी नहीं कर लेना। चलिए इसको मिटाएं, अब चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं हम अपने प्यारे से किडनी के पास, और इसको बेच के आईफोन खरीदने वाले हैं, ऐसा मत सोचना। चलिए हमारा लास्ट प्यारा सा टॉपिक आ गया है वृक्क के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं वृक्क के बारे में। वृक्क होता क्या है, याद रखिएगा। वृक्क हमारे बॉडी में, यदि यहाँ पे मैं बॉडी बनाऊँ, यदि ये यहाँ से पैर का पार्ट आ जाता है नीचे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला सिस्टम है, ये जो गोल वाला सिस्टम है यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये किडनी होता है, ठीक है ना, वृक्क होता है, ठीक है। वृक्क के स्थान को पहचान गए आप, हमारे जस्ट स्टोमक के नीचे पाया जाता है ना, ठीक है। अब वृक्क हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ये मानव शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है, इसके बारे में ये याद रखिए। ऑब्जेक्टिव पूछा था मानव शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वो हमारा वृक्क है। वृक्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। हमारे शरीर में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, यानी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका आकार, रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का, जिसको आप कथकी कलर भी कहते हैं, मैरून कलर टाइप का होता है। हालांकि ये भूरा सही है, भूरा सही है, ठीक है ना। अगला इसका आकार कैसा होता है, सेम का बीज, आपने सेम तो जरूर खाया, सब्जी जिसको गाँव के भाषा में सीम भी कह दिया जाता है, उस सब्जी का बीज देखिएगा, इस टाइप का बीज होता है ना, ये देखिए इस टाइप का, इसी टाइप का हमारा क्या होता है, वृक्क होता है। इसका वजन कितना होता है, तो एवरेज वजन देखा जाए तो एक वृक्क का होता है 140 ग्राम एवरेज का, ठीक है। वैसे आकार पे डिपेंड करता है, आप बहुत बड़े चौड़े लंबे चौड़े हैं तो आपका वृक्क थोड़ा सा बड़ा होगा, आप छोटे मोटे हैं तो आपका वृक्क छोटा होगा। अगला होता है वृक्क का जो बाह्य भाग होता है इसको कार्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग यानी मिडल पार्ट इसको मेडुला कहा जाता है। आगे थोड़ा सा देखते हैं वृक्क के बारे में। यदि उसका वीमा देखा जाए, तो वृक्क का लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर तक। उसका जो मोटाई होता है यानी ऊंचाई जिसको कह सकते हैं 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता है, और चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। अब वृक्क के बारे में जानते हैं। वृक्क का जो बाह्य झिल्ली होता है ना, इसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आपने इससे पहले बहुत सारे बाह्य झिल्ली के बारे में पढ़ रखा है ना, जिससे फेफड़ा के बाहर का झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन था ना, उसी तरह से इसका बाह्य झिल्ली क्या होता है, पेरिटोनियम होता है ना। अगला आगे देखते हैं, ये जो वृक्क होता है, वृक्क किन चीज़ों से बनता है, मतलब इसका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है कि वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, वो नेफ्रॉन है, जिसको वृक्क नलिका के भी नाम से जाना जाता है। अगला अब देखते हैं वृक्क का जानकारी आपका हो गया। थोड़ा सा आते हैं वृक्क के बारे में। ये देखिए कि मैंने वृक्क का जितना हमसे हो सका वैसा पिक्चर बना के रखा है। ये आपका धमनी और सिरा है, ठीक है ना। धमनी और सिरा से आपका ब्लड आना जाना चलता रहता है। अब देखिए यहाँ से जो सिरा वाला ब्लड होता है हमारे वृक्क में एंटर मारता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा पदार्थ भी है। अब वो अंदर जाता है, ये हमारा है वृक्क, ठीक है। वृक्क के बारे में थोड़ा सा जानिए। वृक्क का जो बाहर का पार्ट होगा, बाहर के पार्ट को हम लोग कार्टेक्स कहेंगे, और अंदर का जो पार्ट होगा उसको मेडुला कहेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों का मुख्य काम कहाँ होता है, नियंत्रण समन्वय में होता है, वहाँ पे आपको याद फिर से दिलाएंगे। और वृक्क में जो ये जो अंदर में नस जाता है ना, इसको हाइलम कहते हैं। वृक्क के नस को रेनल हाइलम के भी नाम से जाना जाता है, रेनल हाइलम के भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। हाइलम होता है ऐसा जगह जहाँ पे अमोनिया का स्राव बहुत ही अधिक मात्रा में होता है हमारे बॉडी में। चलिए अब जो होता है ये जो वृक्क होता है, वृक्क के अंदर ना एक पिरामिड टाइप का आकार बना हुआ रहता है, बहुत सारा, लगभग 15 से 16 पिरामिड टाइप का आकार बना होता है। पिरामिड समझते हैं ना, इस टाइप का। हर वृक्क में, हमारे बॉडी के वृक्क में 15 से 16 गो पीस
क्या रहता है, शंकुआकार पिरामिड आकार का संरचना होता है जिसे वृक्क शंकु कहा जाता है। तो वृक्क शंकु की संख्या कितनी हो गई, 15 से 16 हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए कुछ बात। इसका जो बाहर का सबसे जो झिल्ली देख रहे हैं, बाह्यतम झिल्ली, इसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। अब होता कैसे काम, यहाँ पे देखिए हमारा ब्लड जो होता है, जो अमोनिया वगैरह वाला ब्लड, वो घुसता है इसमें। अब इसमें घुसने के बाद वो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन करता है कौन है ब्लड का, तो नेफ्रॉन करता है, इसीलिए इसको क्रियात्मक कहा गया है। नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन कैसे करेगा अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो वो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद जो भी बढ़िया सा प्यारा सा चीज़ होगा उसको ब्लड में रहने देगा, कचरा को ब्लड से बाहर निकाल देगा। वो कचरा धीरे धीरे सब का सब संग्राहक नली में आता है। संग्राहक नली से जुड़ा रहता है, किससे, मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है, यूरेथर से जुड़ा हुआ रहता है। अब इससे सारा का सारा वो जो टॉयलेट होता है यहाँ आके जमा होते रहेगा। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि हमेशा टॉयलेट निकलते रहने, तो जितना भी इंसान होता है टपकते रहेगा टॉयलेट। इसीलिए भगवान ने व्यवस्था कर दिया, उसके अंदर नेक पैकेट बना के दे दिया है, जिसको हम लोग ट्राइगोन कहते हैं या फिर ब्लैडर कहा जाता है। इसको हिंदी में मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय मतलब जहाँ पे मूत्र जमा होता है। लगभग इसमें आधा लीटर का कैपेसिटी होता है, ठीक है ना। अब ये सारा टॉयलेट यहाँ के जमा हो जाएगा और जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ता है इसका प्रेशर बढ़ता है, हम लोग टाइम टू टाइम मूत्र मार्ग के द्वारा यानी यूरेथ्रा के द्वारा इसको रिलीज करते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे बॉडी में टॉयलेट बाहर जाता है। अब टॉयलेट कैसे बनता है वो होता है इस पर डिपेंड, इसमें अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये चीज़ आप लोगों ने समझा। अगला थोड़ा सा देखिए आप लोग, ये जो होता है हमारा गंदा वाला ब्लड जो आता है वो यहाँ से होके आता है। अब जब ब्लड गंदा वाला आता है तो उसमें हमारा क्या रहता है, यूरिया रहता है, यूरिक अम्ल होता है। इन लोगों का ना पीएच वैल्यू देखिए, जितना भी हमारा टॉयलेट होता है, टॉयलेट का पीएच वैल्यू लगभग 5 के अराउंड होता है, 5 पॉइंट समथिंग होता है या 4 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना। अब चूंकि ये 7 से कम है तो अम्लीय है, तो इसको भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेंटेन नहीं होगा तो हमारे बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो यकृत है ना, यकृत कहाँ से कह रहे हैं, ये जो वृक्क है ना, किडनी, यही इसको कंट्रोल भी करता है, यानी पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करता है। अगला, वो जो जहरीला पदार्थ हम लोगों के बॉडी में आया है, अमोनिया को तो वृक्क क्या कर दिया, यूरिया में बदल दिया। लेकिन अब वो जो यूरिया है ये भी तो जहरीला पदार्थ है, तो इसका भी प्रभाव कौन घटाता है, हमारा वृक्क ही उस जहर को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में जैसे कोई जहर दे के जो मारता है, जो पोस्टमार्टम में चेक किया जाता है, 2 ही पार्ट चेक किया जाता है। सबसे पहले उसका लीवर चेक किया जाता है, लीवर के बाद किडनी चेक किया जाता है, ठीक है। आपका यदि एक किडनी काम करना बंद भी कर दे तब भी आपका बॉडी काम कर सकता है और उतना ही काम करेगा। आपको पूछा जाए कि यदि आपके शरीर का एक किडनी काम करना बंद कर जाए तो क्या होगा, तो दूसरे किडनी से काम होगा। इसीलिए लोग बा क्या करता है, एगो ना किडनियाँ बेच के ले लेता है आईफोन। बोले सर काहे बेचता है, वो इसलिए बेचता है कि किसी और आदमी का जिसका दोनों किडनी खराब हो गया है, ज़्यादा ऑयली खाना खाता है, ज़्यादा शराब पीता होगा या फिर कोई और प्राकृतिक कारण से यदि उसका किडनी डैमेज हो गया है दोनों, तो उसका बचने का संभावना नहीं है। वो दूसरे सब खरीदेगा और दूसरा कहाँ से देगा, दूसरा अपना काट के देगा आईफोन खरीदने के लिए, है किडनी बेच के आईफोन। ऐसा पता नहीं कोई किया है कि नहीं, जहाँ शायद कोई किया होगा, जब भी तो ये वायरल है ना ये बात। तो एक किडनियाँ हटी हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दिक्कत होता है। अब आप ही सोचिए, आपका दोनों हाथ से है तो आप काम करते हैं, क्या एक हाथ से काम नहीं होगा, होगा तो जरूरी, लेकिन वैसा काम हो पाएगा जैसे दोनों हाथ से होता है। जैसे मैं इससे समझाता हूँ, इससे बताता हूँ, वैसे क्या बते वो इसी से करेंगे, समझे वो इसी से करेंगे, है ना। इसी यही होता है कि आपका दोनों किडनी होना आवश्यक होता है। किडनी के बारे में समझ गया सारा चीज़। अब यहाँ पे उसका सारा का सारा जानकारी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या क्या काम किया। पहला काम तो क्या किया, ये यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इन सब का उत्सर्जन करेगा, है ना, टॉयलेट के यहाँ पे पहुँचा के इन सब का उत्सर्जन करने में वृक्क सहायक था कि नहीं था, चलिए पहला था। दूसरा, रक्त को छानने का काम कर रहा है, रक्त में जो भी गंदा मटेरियल उसको अलग करने का काम वह कर रहा है। नेफ्रॉन तो इसी में है ना, इसी का ना नेफ्रॉन भी है। तो वृक्क का काम हो गया हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन भी करना। तीसरा काम क्या हो गया, पीएच वैल्यू को संतुलन करना। जैसे कि मैंने बताया, हमारा टॉयलेट जो होता है अम्लीय होता है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी अम्ल क्षार की मात्रा को भी नियंत्रित करना इसका काम है, यानी पीएच वैल्यू का संतुलन बनाए रखना। अगला, हमारे शरीर में अतिरिक्त जल और लवण जो आ गया है, इसको शरीर से कौन बाहर निकालेगा, ये हमारा किडनी ही निकालेगा। अगला क्या है, हमारे शरीर में जो मैंने बताया कि विष जो होता है, यूरिया वगैरह हुआ, विषैला पदार्थ का जो विषैले पदार्थ को समाप्त जो करेगा, विष के प्रभाव को जो घटाएगा, वो कौन करेगा, वो भी हमारा वृक्क ही करेगा। तो इतना प्यारा सा चीज़ वृक्क है
और इसको अभी तक आप नहीं जानते थे। घोर अन्याय है प्रभु, घोर अन्याय, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा पढ़ लेने के बाद भी आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, ये तो उससे भी बड़ा अन्याय है। तो बैठे क्यों हैं, जाइए सब्सक्राइब करिए। मेरा गुरु दक्षिणा यही है, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे क्या इन सभी चीज़ों में आपको कोई वैसा टॉपिक था जो समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से नेफ्रॉन का वर्क देखेंगे जो बोर्ड के लिए 5 नंबर का होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वृक्क क्या है, इसके संरचना एवं कार्य को समझाएं। तो वृक्क के बारे में बताना है, संरचना ये दिया हुआ है, फोटो बना देना है, कार्य समझा देना है, 5 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी कोई भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम हुआ हो या इससे पिछले वाले में भी आप कमेंट करो, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट में आंसर देना है यदि आप पूरा चीज़ समझ गए हैं तो, ठीक है। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जो विष के प्रभाव को सबसे पहले समाप्त करता है? कमेंट में आंसर देना है और अभी के अभी देना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।